क्या आप जानते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची और सही टैक्स प्लानिंग नहीं की तो आप लाखों रुपए का नुकसान कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि एफबीआर के पास आपकी प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है और एक छोटी सी गलती आपको नोटिस, पेनल्टी या ऑडिट तक ले जा सकती है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझेंगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्सेशन का पूरा मैकेनिज्म क्या है और कैसे आप लीगल तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि लोग बरसों से जो तरीका अपनाते आ रहे थे अब वही उनके लिए माली नुकसान का बायस बन सकता है। मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं टैक्स लर्नर्स। हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी के सौदे पर लगने वाले मुख्तलिफ टैक्स क्या हैं, उनमें फ़र्क क्या है और सबसे अहम बात, वो कौन सी एक गलती है जिससे बचकर लाखों रुपए का टैक्स कानूनी तौर पर बचाया जा सकता है। और ये गुफ्तगू खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जिन्होंने 1 जुलाई 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या खरीदने का इरादा रखते हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है तो दो नाम फौरन सामने आते हैं, 236C और 236K। ये क्या है और लोग इन्हें लेकर क्या गलतफहमी रखते हैं? 236C का टैक्स वो है जो फरोख्त करने वाला यानी सेलर अदा करता है और 236K वो टैक्स है जो खरीदार या बायर अदा करता है। अगर दोनों पार्टियां फाइलर हैं तो बेचने वाला तकरीबन 4.5% और खरीदार 1.5% के करीब अदा करता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कि यही गेन टैक्स है। वो समझते हैं कि ये अदा कर दिया तो बस उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जबकि ये गेन टैक्स नहीं है, क्योंकि ये मुनाफे पर टैक्स नहीं है। इसका मुनाफे या नुकसान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसे ट्रांजैक्शन टैक्स या शायद एडवांस टैक्स कहना ज़्यादा मुनासिब है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तनख्वाह से टैक्स कटता है या बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स काट लेता है। ये टैक्स मैंडेटरी तो है ही, लेकिन एडजस्टेबल भी है। गेन टैक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आपके मुनाफे पर लगता है। फर्ज करें एक प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी गई और कुछ साल बाद इसे 70 लाख रुपए में बेच दिया गया, तो 20 लाख रुपए का खालिस मुनाफा हुआ। 20 लाख का मुनाफा। प्रॉपर्टी की जुबान में इसी मुनाफे को गेन कहते हैं और इस गेन पे सेक्शन 37 के मुताबिक टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन यानी सेक्शन 68। प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रॉपर्टी की कीमत क्या लगाई जाए। सेक्शन 68 हमें 3 टाइप्स की वैल्यूज बताता है। एक, फेयर मार्केट वैल्यू यानी सेक्शन 68 सब सेक्शन 1। ये वो कीमत है जो आम मार्केट में चल रही हो, जिस पे प्रॉपर्टी की सेल परचेस होती है। 2, एफबीआर वैल्यू या बोर्ड वैल्यू, जो सेक्शन 68 सब सेक्शन 4 के मुताबिक ये वो वैल्यू जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई की होती है। एफबीआर के ये रेट्स आपको एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट www.fbr.gov.pk पे अवेलेबल है। 3, डीसी या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये वो रेट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या डीसी ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फिक्स करता है। वो तमाम एरियाज जहां पे एफबीआर के रेट्स अवेलेबल नहीं होते, तो इस सूरत में ये डीसी रेट्स को एज एफबीआर रेट्स अडॉप्ट किया जाता है सेक्शन 68 सब सेक्शन 5 के तहत। यहाँ टैक्स का रूल बहुत सिंपल है, विच इज़ हायर। टैक्स हमेशा उस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा जो इनमें से सबसे ज़्यादा होगी। अगर किसी वजह से एफएमवी मालूम ना हो सके तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो वैल्यू डिटर्मिन करें। जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें तो प्रॉपर्टी टी इसी हायर वैल्यू पे डिक्लेयर करना है और ये वैल्यू आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। और हाँ, सेक्शन 111 यानी अनएक्सप्लेन्ड इनकम के लिए भी यही हायर वैल्यू ही टैक्सेबल वैल्यू ली जाती है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आ रही है और आप मुस्तकबिल में भी टैक्स, फाइनेंस और रियल एस्टेट से मुताल्लिक ऐसी ही तफसीली अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप किसी भी अहम अपडेट से बाखबर रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि वो भी प्रॉपर्टी टैक्स के इस जाल से बच सकें। शुक्रिया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं डिस्पोजल की। डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है। अगर आपने प्रॉपर्टी एक्सचेंज की, किसी को ट्रांसफर की या विरासत यानी विल या सक्सेशन में किसी को मिली, तो टैक्स की नज़र में ये सब डिस्पोजल है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, सेक्शन 75A के मुताबिक अगर आप 50 लाख यानी 50 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पेमेंट हमेशा बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए, यानी क्रॉस चेक, पे ऑर्डर या डिजिटल ट्रांसफ़र। अगर आपने कैश में पेमेंट की तो आपको उस प्रॉपर्टी पर डिप्रीसिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि टैक्स डिप्रीसिएशन एज एडमिशन डिडक्शन है और एज एन एक्सपेंस डिक्लेयर की जा सकती है। और अगर ये नहीं होगी तो टैक्सेबल इनकम और नॉर्मल टैक्स ज़्यादा निकलेगा। दूसरा ये कि ये अमाउंट आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, जिससे आपकी सेल कंसिडरेशन सारी की कैपिटल गेन बन जाएगा और फिर उसी पे सेक्शन 37 के मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? सेक्शन 76। गेन निकालने के लिए आपको अपनी कॉस्ट का सही पता होना जरूरी है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कॉस्ट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C।
ए, टोटल पैसे जो आपने खरीदते वक्त दिए। बी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यानी खरीदने या बेचने के वक्त होने वाले इखराजात जैसे ब्रोकरेज या लीगल फीस। सी, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल्टरेशंस यानी अगर आपने प्रॉपर्टी में कोई बड़ी तब्दीली या इंप्रूवमेंट करवाई है। याद रखें, अगर आपने कोई गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी ली है तो वो इस कॉस्ट में से माइनस करनी होगी। सही कॉस्ट रिकॉर्ड करना ही टैक्स बचाने का बेहतरीन तरीका है। कंसिडरेशन रिसीव्ड सेक्शन 77। अब हम देखते हैं कि कंसिडरेशन यानी वो रकम जो आपको मिली उसे कैसे देखा जाएगा। इसका रूल भी वही है। आपको मिली हुई एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू में से जो भी हायर होगा, टैक्सेबल कंसिडरेशन वही मानी जाएगी। एक और अहम पॉइंट, अगर आपकी प्रॉपर्टी तबाह यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाली रकम या किसी कोर्ट केस के नतीजे में मिलने वाला हर्जाना यानी इंडेमनिटी भी कंसिडरेशन ही तस्वुर किया जाएगा। पुराना लॉ प्री जुलाई 2024। कंटेक्स्ट के लिए पुराना सिस्टम समझना जरूरी है जो जुलाई 2024 से पहले था। पहले होल्डिंग पीरियड की बहुत अहमियत थी, यानी आप जितना ज्यादा अरसा प्रॉपर्टी अपने पास रखते थे टैक्स उतना ही कम होता जाता था। ओपन प्लॉट्स पर 6 साल बाद टैक्स 0% हो जाता था। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पर 4 साल बाद कोई टैक्स नहीं था, और तो फ्लैट्स पर तो सिर्फ 2 साल बाद ही टैक्स खत्म हो जाता था। लेकिन दोस्तों, अब ये वेट एंड सेव वाली स्ट्रैटेजी पुरानी हो चुकी है। नया रिजीम फिनेंस एक्ट 2024। अब तवज्जो दें, यकम जुलाई 2024 के बाद से गेम बिल्कुल बदल गई है। नए लॉ के मुताबिक होल्डिंग पीरियड अब इररेलेवेंट है। अब चाहे आप प्रॉपर्टी 1 साल बाद बेचें या 50 साल बाद, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फाइलर्स के लिए फ्लैट 15% टैक्स है प्रॉफिट पर। नॉन फाइलर्स के लिए प्रोग्रेसिव रेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल की डिवीजन 1 और डिवीजन 2 के स्लैब रेट्स के मुताबिक चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आप टैक्स से बचने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, आपको अपनी कॉस्ट मैनेज करनी होगी। पुराना लॉ वर्सेस नया लॉ। मिसाल, आइए एक मिसाल से फर्क देखते हैं। फर्ज करें आपको प्रॉपर्टी पर 20 लाख का मुनाफा हुआ और आपने उसे 4 साल होल्ड किया। ओल्ड लॉ में आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होती, क्योंकि 4 साल बाद कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट थी। नए लॉ में आपको फ्लैट 15% यानी 3 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ये ग्राफ साफ दिखा रहा है कि वक्त के साथ टैक्स लायबिलिटी अब खत्म नहीं होती बल्कि बरकरार रहती है। केस स्टडी, एफबीआर वैल्यू का ट्रैप। बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सिनारियो देखें, आपने 8 मिलियन यानी 80 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन एफबीआर रेट 5 मिलियन था। आपने टैक्स बचाने के लिए अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में सिर्फ 5 मिलियन रिकॉर्ड किया। सेल प्राइस, कुछ साल बाद आपने वो प्रॉपर्टी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए में बेची। अब टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आपका गेन 10 - 5 = 5 मिलियन है। आपको 7,50,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ये एक फिक्टिशियस हाई गेन है। केस स्टडी, सही हल, एक्चुअल वैल्यू सोल्यूशन। अब इसका सही तरीका देखें। अगर आपने 8 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी और पूरी रकम 8 मिलियन ही अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की, तो 10 मिलियन पर बेचते वक्त आपका एक्चुअल गेन सिर्फ 2 मिलियन यानी 20 लाख नजर आएगा। इस पर 15% के हिसाब से टैक्स बनेगा सिर्फ 3 लाख रुपए। गौर करें दोस्तों, सिर्फ सही डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपने 4,50,000 रुपए की बचत कर ली। बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना ही बचत है। स्ट्रेटेजिक कंप्लायंस चेकलिस्ट। प्रॉपर्टी डील करने से पहले ये चेकलिस्ट हमेशा याद रखें। खरीदारों के लिए हमेशा पे ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांसफर या क्रॉस चेक से पेमेंट करें। वेल्थ स्टेटमेंट में हमेशा एक्चुअल वैल्यू लिखें। बेचने वालों के लिए बैंकिंग चैनल से ही पेमेंट रिसीव करें ताकि रिकॉर्ड मैच करें। यकीन बनाएं कि जो 236C एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है उसे अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करें। आजकल एफबीआर बैंक फ्लोज और डिक्लेयर्ड वैल्यूज को रिकंसाइल कर रहा है। की टेकअवेज। तो आज के सेशन का खुलासा यह है: 1. एडवांस टैक्स यानी 236C या 236K और कैपिटल गेन टैक्स यानी सेक्शन 37 का फर्क हमेशा याद रखें। 2. टैक्स हमेशा मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कीमत में से हायर अमाउंट पर लगता है। 3. 50 लाख से ऊपर की हर ट्रांजैक्शन डिजिटल या बैंकिंग चैनल से होना जरूरी है। 4. नए लॉ में कोई होल्डिंग पीरियड रिलीफ नहीं है, फ्लैट 15% टैक्स है। 5. बेहतरीन स्ट्रैटेजी एक्चुअल वैल्यू डिक्लेयर करना है। कंप्लायंस सिर्फ कानूनी फर्ज नहीं बल्कि ये आपका सबसे बड़ा टैक्स सेविंग टूल है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे जरूरी शेयर करें। शुक्रिया।